हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency। आज की क्लास में कवर करेंगे टाइप्स और डिबेंचर्स के टाइप क्या होते हैं। इससे पहले क्लास में मैंने आपको डिबेंचर्स का मीनिंग क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कवर करा दी है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो से अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। आज की क्लास में अब एक एक करके कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो टाइप ऑफ डिबेंचर्स को कवर करेंगे एक एक करके, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिबेंचर। अब जैसे मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था, जब इशू ऑफ शेयर का चैप्टर कराया था कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, तो वैसे ही अब हम कवर करेंगे कि जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास सिक्योर्ड या फिर मॉर्गेज डिबेंचर। नाम ही डिफाइन करता सिक्योर है। सिक्योर का मतलब क्या होता है कि ऐसे डिबेंचर्स जिनके जिनके इशू करने के पीछे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जो गिरवी रखी जाती है। अब यहाँ पे जो डिबेंचर्स होते हैं, जब कंपनी इशू करती है इनको, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी है जो गिरवी रख देती है। उसको बोलते हैं सिक्योर या फिर मॉर्गेज। मॉर्गेज गिरवी होता है एक तरह का रखना, तो मॉर्गेज डिबेंचर्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी दो तरीके की है जो सिक्योरिटी रखी जाती है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। अब यहाँ पे फिक्स्ड चार्जेस क्या होती हैं और फ्लोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताती हूँ। जो चार्जेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। चार्जेस फिक्स चार्ज होते हैं, और दूसरा क्या होता है हमारे पास फ्लोटिंग चार्ज। अब फिक्स चार्ज में क्या होता है कि कंपनी डिटरमाइन करती है कि पार्टिकुलर मशीन है जो आपकी गिरवी रखी गई है और उसके बदले डिबेंचर से पैसा लिया गया है। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज में मान लो उसने कहता है कि असेट गिरवी रखी है। अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करती कंपनी कौन सी असेट गिरवी रखी हुई है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ स्पेसिफाई नहीं है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या रहता है कि इस केस में जब कंपनी फिक्स चार्ज करती है डिबेंचर्स के लिए, तो उस केस में फिर मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्या कर दिया, फिक्स चार्ज कर दिया। जबकि फ्लोटिंग चार्ज में क्या रहता है, कंपनी के पास वो असेट पड़ी रहती है और कंपनी उसका इस्तेमाल करती रहती है। तो यहाँ पे कोई इसकी प्रिवेंशन नहीं होती कि हाँ अगर ये असेट गिरवी है तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाई कंपनी, इसका इस्तेमाल करती रहती है। जैसे बुक में एक्सप्लेनेशन कहती है, दिस डिबेंचर आर दोज विच आर सिक्योर्ड आइदर ऑन अ पार्टिकुलर असेट। कहता है कि ये वो डिबेंचर्स होते हैं जो सिक्योर्ड होते हैं, या तो इनके लिए सिक्योरिटी के रूप में पार्टिकुलर जो असेट होती है, सिक्योरिटी के रूप में पार्टिकुलर असेट जो गिरवी रख दी जाती है, इसको बोलते हैं फिक्स चार्ज ऑन ऑल असेट और द कंपनी। अगर सारे के सारे असेट रख दे तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग चार्ज बोलेंगे। फिक्स चार्ज में डिनाई कर देते कंपनी जो होती है वो जिस असेट के साथ डील कर चुकी है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। जबकि फ्लोटिंग चार्ज में क्या आती है, कंपनी को कोई प्रिवेंशन नहीं होती, कोई रोक नहीं होती कि कंपनी उस असेट्स का इस्तेमाल करती रहती है। फ्लोटिंग के केस में इफ द कंपनी इज अनएबल टू रीपे द डिबेंचर्स, अगर मान लो इसको क्यों सिक्योर बोला गया, कहता है अगर कंपनी रीपेमेंट करने की सिचुएशन में नहीं है उस डिबेंचर होल्डर का पैसा ड्यू डेट आने पे, तो डिबेंचर होल्डर क्या करेगा, उस असेट को बेचेगा। असेट्स को बेच के जो उसके पास गिरवी रखी हुई है उस असेट को बेच के जो पैसा आएगा अपना पैसा क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। इसमें भी दो तरीके की होती है, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर और सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर। फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर वो होते हैं जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, पहले मतलब फर्स्ट क्लेम करने का हक होता है असेट के ऊपर। सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर वो होते हैं जिनको सेकंड क्लेम करने का जो हक दिया जाता है। जो इंडिया होती है, डिबेंचर्स हैव नेसेसिटी टू बी सिक्योर, तो इंडिया के अंदर है जो ये अपने सिक्योर डिबेंचर है जो पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं अनसिक्योर्ड, या फिर इसको नेक डिबेंचर बोलते हैं। अनसिक्योर्ड इसके अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे तो सिक्योरिटी रख के फिर पैसा लिया गया डिबेंचर होल्डर से, यहाँ इनके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी गई है, ये इनका पैसा जो सिक्योर नहीं होता। दीज डिबेंचर्स आर दोज विच आर नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी। कहते हैं ये डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनके रिगार्डिंग कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड, तो इसको कौन से बोला जाता है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर बोला जाता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोला जाता है। क्योंकि जब कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे इनको सिक्योरिटी नहीं होती कि इनका पैसा डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, जबकि इनको तो अपनी रिकवरी करने का जो असेट्स की सेल करके रिकवरी करने का हक होता है। जो ये डिबेंचर्स होते हैं नॉट वेरी कॉमन, कहता है इस टाइप के डिबेंचर्स जो नहीं पाए जाते, सिक्योर टाइप के पाए जाते हैं, अनसिक्योर्ड नहीं पाए जाते हैं। सो मच सो दैट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ए डिबेंचर इज प्रिज्यूम टू बी सिक्योर्ड। अगर क्वेश्चन में बता दिया कि ये सिक्योर्ड है तब तो मानेंगे ही मानेंगे सिक्योर्ड। अगर क्वेश्चन में स्टेट ना भी किया हो ना तब भी हम उसको क्या मानेंगे कि ये सिक्योर्ड डिबेंचर ही है। नेक्स्ट टाइप आता है अपने पास रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका नाम एड्रेस कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड होता है। तो यहाँ पे बाउंडेशन पता है क्या रहती है कि जिस डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा होगा ना, तो वही डिबेंचर जाकर कंपनी से प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट की जो मांग कर सकता है जिसका नाम चढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि उसकी जगह कोई दूसरा जाके कंपनी से इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल की अमाउंट ले ले, नहीं, जिसका नाम
कंपनी के रजिस्टर में है सिर्फ वही ले सकता है, ना ही अपने डिबेंचर्स को कहीं ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी दूसरे को दे सकता है। अगर देना है उसको तो कंपनी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर जिनका नाम और एड्रेस उन होल्डर का कंपनी के रजिस्टर के अंदर रजिस्टर्ड किया था उसको क्या बोला जाता है, रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर बोला जाता है। जो डिबेंचर्स होते हैं फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने डिबेंचर्स को। जो ट्रांसफ़र अगर इनको करना है तो उसके लिए उसको प्रॉपर ट्रांसफ़र डीड जो बनवानी पड़ेगी कंपनी से। जो प्रिंसिपल अमाउंट होते हैं इंटरेस्ट की इन डिबेंचर की वो पेड किया था सिर्फ उसी पर्सन को पे किया जाएगा जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर के अंदर दर्ज होगा। नेक्स्ट टाइप आती है बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर क्या होते हैं, ये रजिस्टर्ड डिबेंचर के अपोजिट होते हैं। इनका जो नाम और एड्रेस होता है इन होल्डर का कंपनी के रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे फिर डिफरेंस क्या है कि जैसे रजिस्टर्ड डिबेंचर में क्या था कि जिनका नाम रजिस्टर था सिर्फ वही पर्सन वही होल्डर जा करके कंपनी से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की डिमांड कर सकता था, लेकिन अब बियरर डिबेंचर में तो ऐसा कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे जब पेमेंट की टाइम आएगा, चाहे वो इंटरेस्ट की पेमेंट हो चाहे प्रिंसिपल की पेमेंट, तो उस टाइम पे जिसके पास भी होगा वो सबूत सर्टिफिकेट होगा डिबेंचर का, दिखा के अपने सर्टिफिकेट को पैसा ले लेगा, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे वो प्रिंसिपल हो। जो डिबेंचर होते हैं इनको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे डिलीवरी के थ्रू ही कर दो। पेमेंट जो होती है प्रिंसिपल इंटरेस्ट की वो की जाती है बियरर, जो भी बियरर होगा डिबेंचर का उसको दे दिया जाएगा। जो कूपन जो अटैच किए जाते हैं डिबेंचर के साथ ना कूपन अटैच किए जाते हैं, तो वो कूपन दिखा करके कोई भी पर्सन जा करके इंटरेस्ट की मांग कर सकते हैं कंपनी से, और जो भी उसकी मतलब जब रीपेमेंट की टाइम आएगी तो रीपेमेंट के लिए वो डिमांड कर सकते हैं। यानी जिसके पास कूपन होगा वही जाके पैसा ला सकता है। इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि जिसने खरीदा सिर्फ वही है जिसको प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट को ले। नेक्स्ट होता है रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर में क्या होता है कि जिनकी डेट ऑफ रिडम्पशन पहले से प्रीफिक्स होते हैं कि इस डेट को है जो उसका रिडम्पशन कर दिया जाएगा। तो चाहे उसका रिडम्पशन है जो लमसम पेमेंट में किया जाए, चाहे उसकी इंस्टॉलमेंट के थ्रू की जाए, जैसी पेमेंट की जाती है उसकी डेट ऑफ पेमेंट पहले से फिक्स कर दी जाती है इशू करते समय। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच विल बी रिपेड बाय द कंपनी आइदर इन लमसम। कहता है कि रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनका पैसा लौटाया जाएगा कंपनी के द्वारा, चाहे तो लमसम मतलब इकट्ठे ही एक ही बार में जो पैसा लौटा दिया जाएगा जो भी इसका स्पेसिफाई पीरियड होगा उसके एंड में, या फिर इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ज़्यादातर जो डिबेंचर्स होते हैं कहते हैं वो इस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट होते हैं इरिडेबल और परपेचुअल डिबेंचर। इरिडेबल में क्या होता है कि इनकी डेट ऑफ रिडम्पशन जो होती है पहले से फिक्स नहीं होती है। तो जब इनकी डिबेंचर्स की डेट ऑफ रिडम्पशन फिक्स नहीं है तो कंपनी चाहे तो पूरी लाइफ टाइम इनके पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर के केस में होता था कि इक्विटी का पैसा पूरी लाइफ टाइम में जो कंपनी इस्तेमाल करती है, वैसे फिर इसके इरिडेबल डिबेंचर्स का पैसा क्या करेगी कंपनी पूरी लाइफ टाइम इस्तेमाल करेगी। जब कंपनी लिक्विडेट होगी बंद होगी सिर्फ तभी इस केस में इसका पैसा जो वापस किया जाएगा। इरिडेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर विच आर नॉट रिपेबल्स बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। क्या तो पूरी लाइफ टाइम के दौरान कभी भी इसका पैसा वापस नहीं किया जाता कंपनी द्वारा, सिर्फ तभी कंपनी इसका पैसा वापस करेगी जब लिक्विडेशन होगी वो, यानी कंपनी जब फाइनली क्या हो रही है बंद हो रही है। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, यहाँ पे डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है कि चाहे वो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करें या अदर सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करें, लेकिन उसके लिए एक टाइम पीरियड जो डिटरमाइन किया जाता है कंपनी द्वारा कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर है जो अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में या फिर किसी भी टाइप की सिक्योरिटी में। जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी के अंदर या किसी अदर सिक्योरिटी के अंदर, जो भी उसकी रेट ऑफ एक्सचेंज रखी जाती है। ऑप्शन दिया जाता है डिबेंचर होल्डर को, ऑप्शन जो होता है कंपनी द्वारा दिया जाता है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद ही दिया जाता है। ये कहते हैं यहाँ तो सिर्फ एक पार्ट डिबेंचर का कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक पार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं उसको पार्शली कन्वर्टिबल बोला जाएगा कि सिर्फ पार्ट को कन्वर्ट करने का राइट है। अगर अपने फुल्ली अमाउंट का जो कन्वर्ट कर सकता है उसको क्या बोला जाएगा, फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर बोला जाएगा। जो सेबी की गाइडलाइंस दी गई यहाँ पे, तो सेबी गाइडलाइंस के तहत जो कन्वर्जन है वो कब किया जाएगा, 18 मंथ के बाद, यानी कि कम से कम उसको 18 मंथ तक डिबेंचर होल्डर बन के ही रहना पड़ेगा 18 मंथ के बाद, लेकिन 36 मंथ से पहले जो अपना कन्वर्जन कर सकता है डिबेंचर होल्डर अपने डिबेंचर्स को इक्विटी या फिर किसी अदर सिक्योरिटी के अंदर। एनी कन्वर्जन इन पार्ट ऑफ द होल शैल बी ऑप्शनल। चाहे वो पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं या पूरे के पूरे डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये डिबेंचर होल्डर के ऊपर ऑप्शनल होता है, मर्जी होती है उसकी। तो यहाँ पे कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं बहुत पॉपुलर है आज के टाइम में, जो ये प्रोवाइड कराते हैं कंपनी को लिक्विडिटी मिल जाती है, इससे सेफ्टी मिल जाती है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक डिबेंचर होल्डर रहेगा तब तक क्या रहेगा, लोन बन के रहेगा कंपनी के ऊपर बोझ।
लेकिन जैसे भी अपने मान लो डिबेंचर उसने इक्विटी में कन्वर्ट करे तो इक्विटी में कन्वर्ट करते क्या हो जाएगा, वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा उससे कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड अ श्योर टर्न टू द इन्वेस्टर, और टर्न टू इन्वेस्टर क्या हो जाएगी, यहाँ पे श्योरिटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है कि डिस्टिंक्शन क्या है, शेयर और डिबेंचर में फ़र्क क्या है, दोनों अलग कैसे है एक दूसरे से। जो शेयर्स होते हैं वो हमने लास्ट जो चैप्टर किया शो शेयर्स में कवर कर लिया, डिबेंचर आज की क्लास में हमने कवर किया है। सबसे पहले आते हैं कैपिटल वर्सेस लोन। जब कंपनी द्वारा शेयर इशू किए जाते हैं तो उससे क्या बनती है, कैपिटल बनती है। जबकि डिबेंचर इशू करने से क्या बनता है, लोन बनता है। कहते हैं कि ये शेयर इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल, शेयर तो कैपिटल का पार्ट होते हैं कंपनी के। देयरफॉर द शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो क्या कहलाते हैं, कंपनी के ओनर कहलाते हैं। जबकि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ये पार्ट होते हैं, लोन का पार्ट होते हैं। तो इस कारण से डिबेंचर होल्डर को कंपनी के क्रेडिटर्स ट्रीट किया जाता है। डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट, शेयर्स को मिलता है डिविडेंड, डिबेंचर्स को मिलते हैं इंटरेस्ट। कहते हैं ए शेयर होल्डर गेट डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी, शेयर होल्डर तो कंपनी से डिविडेंड लेके जाते हैं, जबकि डिबेंचर होल्डर क्या लेके जाते हैं, इंटरेस्ट लेके जाते हैं। फ्लक्चुएटिंग और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, तो यहाँ पे तो फ्लक्चुएट होता है चेंज होना, फिक्स होता है जितनी रेट है उतनी पे करनी पड़ेगी। जो डिविडेंड होते हैं कंपनी को अगर प्रॉफिट हो तो सिर्फ तभी देना पड़ेगा, ये होता है एप्रोप्रिएशन नेचर का। लेकिन डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा, तो चार्ज नेचर का होता है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा। ये क्या जो डिविडेंड होते हैं ये सिर्फ तभी पे किया जाता है जब कंपनी के पास प्रॉफिट है। जो रेट होते हैं डिविडेंड की वो चेंज होती रहती है हर साल, क्योंकि किस साल प्रॉफिट कम किस साल प्रॉफिट ज़्यादा, तो उसी हिसाब से डिविडेंड चेंज होता रहेगा। और जो डिसीजन होता है डायरेक्टर का उसके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो फिक्स रहती है, वो पे करनी ही करनी पड़ेगी कंपनी को, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर कंपनी को लॉस हो। नेक्स्ट डिफरेंस आता है वॉलेंट्री और कंपल्सरी रिडम्पशन। वॉलेंट्री होता है कि आज़ादी, जिसे बोलते हैं कि फ्रीली। रिडम्पशन कंपल्सरी होता है, कंपल्सरी करना ही करना है। जो शेयर्स होते हैं यहाँ पे कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी अमाउंट को रिटर्न कर सकते हैं बाय बैक करके अपने शेयर्स को। लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी होता है कंपनी को कि जो टर्म्स होती हैं इशू की उसके हिसाब से कंपनी को रिडीम करना ही करना पड़ेगा डिबेंचर्स को। प्रायोरिटी ऑफ फ्री पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होती है तो उस केस में किसको प्रायोरिटी दी जाती है पैसा देने की। तो इस केस में सबसे पहले डिबेंचर्स को पैसा मिलेगा, उसके बाद ही किसको दिया जाएगा, इक्विटी वालों को। इससे पहले इक्विटी वालों को दिया जाएगा, सॉरी डिबेंचर को दिया जाएगा, उसके बाद किसको दिया जाएगा, इक्विटी वालों को। कि पहले डिबेंचर क्या होते हैं, लोन होते हैं, लायबिलिटी होती है। कंपनी क्या करती है, पहले अपनी लायबिलिटी का पैसा पूरा करती है, लायबिलिटी को पैसा चुकाती है, उसके बाद अगर पैसा बचता है तब जाके शेयर्स को मिलते हैं। कहते हैं इस केस में जो वाइंडिंग अप किया था तो पेमेंट जो पहले किसको दी जाती है, डिबेंचर को, उसके बाद किसको दी जाती है, इक्विटी को। इस केस में जो पहले पेमेंट की जाती है किसको की जाती है, डिबेंचर को, उसके बाद किसको किया जाता है, इक्विटी को। यानी कि इक्विटी से पहले जो राइट अपनी इनकम लेने का राइट, अपना शेयर लेने का, रीपेमेंट कराने का राइट होता है डिबेंचर होल्डर्स को। अनसिक्योर और सिक्योर, अब इक्विटी वाले अनसिक्योर रहते हैं, प्रॉफिट होगा मिल गया, नहीं हुआ तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन डिबेंचर्स क्या होता है, सिक्योर होते हैं, क्योंकि कंपनी कुछ ना कुछ असेट गिरवी रख के फिर ये जो डिबेंचर से पैसा लेते हैं कंपनी, तो यहाँ पे रिस्क क्या होता है, बहुत कम होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू एट अ डिस्काउंट, तो यहाँ पे अपने जब इशू ऑफ शेयर पड़ा था तो उसमें अपने देखा था कि जो शेयर को कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, सिर्फ स्वैट इक्विटी शेयर को है जो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, नॉर्मल शेयर को इशू नहीं करती डिस्काउंट पे। लेकिन हम डिबेंचर के केस में पढ़ेंगे कि डिबेंचर को चाहे कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है। वोटिंग राइट, जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर माने जाते हैं, उनको हक होता है कंपनी के मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का, वोट करने का। लेकिन जो होल्डर्स होते हैं डिबेंचर होल्डर, ये अपनी कंपनी के लिए लोन होते हैं, लायबिलिटी होती हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, तो इनको कोई राइट नहीं होता कंपनी के डिसीजन में पार्ट लेने का, क्योंकि ये अपनी फिक्स रेट से इंटरेस्ट लेते हैं और साइड पे हट जाते हैं। इसके अलावा इनको कोई हक नहीं होता कंपनी की मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का। शेयर्स कन्फर्स इन ऑन इट्स होल्डर्स एंड वोटिंग राइट टू पार्टिसिपेट इन एंड वोट इन कंपनीज मीटिंग, तो यहाँ पे शेयर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और वोट करते हैं कंपनी से मीटिंग हो जाती है। लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं इनको ना ही कोई वोटिंग राइट होता, ना ही कंपनी की मीटिंग में शामिल होते, ना ही मीटिंग में पार्टिसिपेट करते। तो ये डिफरेंस थे इनमें। अब नेक्स्ट आएगा, हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में इशू डिबेंचर की, कैसे कैसे हम डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं, विद एग्जांपल मैं आपको कवर कराऊंगी। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।